जय हिंद। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने तो अपने साथ एक आदमी को लेकर के आए थे, और आदमी ऐसा है वो कि जो भारतीय अफसरशाही में फिलहाल सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। मैं था शब्द कह रहा हूँ, उनका नाम है अजीत डोभाल। देखिए, अजीत डोभाल को भारतीय जेम्स बॉन्ड माना जाता है। हालांकि विपक्ष इनको हमेशा से कहता रहा है कि भाई इनको जितनी इनकी वो इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी इनकी बढ़ा चढ़ा करके मीडिया या भारतीय जनता पार्टी बताती है। खैर, वो अलग बात है। अब भी बात होता है कि नरेंद्र मोदी इतने नाराज क्यों हो गए अजीत डोभाल से, या अजीत डोभाल ने ऐसा क्या कर दिया कि नरेंद्र मोदी अपने सबसे खसम खास आदमी को अब बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मजबूर हो रहे हैं या लगभग तैयार है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे अजीत डोभाल है, इनका सबसे प्रमुख काम है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यही हैं, इनका सबसे प्रमुख काम है कि भारत सरकार को यानी कि मोदी को ऐसी एडवाइस देना कि जिससे भारत की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहे, आंतरिक सुरक्षा रहे, और बाहर जो दुनिया में जो हमारे दूसरे देश हैं, हमारे मित्र देश भी और दुश्मन देश भी, उनमें वहाँ कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो कि वहाँ भारत के हितों को कोई नुकसान पहुँचा सके। इसके लिए एजेंसी होती है जिसको हम रो कहते हैं। जैसे अमेरिका की CIA है, पाकिस्तान की ASI है, और रूस की जो है ना KGB है। हमारी ये रो, जिसका मतलब फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये उसके हेड भी यही हैं। और रो का काम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मित्र देशों में भी और दुश्मन देशों में भी ये काम करना कि हमारा कोई वहाँ दुश्मन ना हो, और हमारा कोई काम ऐसा ना हो वहाँ कि हमारा जो भारत का हित है वो हित हो जाए उससे। अब काम कैसे करती है सिक्योरिटी एजेंसी, मैं एक थोड़ा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि अब ये इतने ताकतवर नहीं रहे, या इनका बाहर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है, मोदी जी इतने नाराज क्यों हो गए। अब मैं आपको बताऊं सिक्योरिटी एजेंसी काम कैसे करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे सबसे जो परमाणु कार्यक्रम के जनक थे होमी जागीर बाबा, पूर्व अमेरिका ने जब उन्होंने डिसाइड कर लिया CIA ने कि भारत को परमाणु बम बनाने नहीं देना है, तो CIA ने एक ऑपरेशन प्लान किया। ऑपरेशन उन्होंने सक्सेसफुल किया। हमारे जो परमाणु कार्यक्रम के जनक एक प्लेन क्रैश में, मतलब उन्होंने प्लेन में वो जा रहे थे, उस प्लेन में ब्लास्ट हो गया था, मारे गए। सब जानते हो काम CIA ने किया। CIA के जो कई जो ऑपरेटिव्स थे उन्होंने किताब में भी लिख करके दावा किया कि वो CIA का काम था, लेकिन CIA ने काम इतनी बखूबी अंजाम दिया था कि ना उनके खिलाफ कोई सबूत मिला, ना उनको कोई आदमी पकड़ा गया। अब वो घटनाक्रम आपको आ गया। अब मैं आज की घटना में आपको बताता हूँ। अमेरिका में एक जो आतंकवादी संगठन है, जो जिसको हम आतंकवादी संगठन कहते हैं, चरमपंथी संगठन कहते हैं, खालिस्तानी समर्थक, वो है पन्नू, गुरबत सिंह पन्नू। ये दावा वहाँ के जो लोग करते हैं, हालांकि हमारे पास इस बात का सबूत नहीं कि रो ने ऑपरेशन प्लान किया था नहीं किया था, वो कि उसको मरवाने का प्लान अमेरिका में किया गया। आप सोचिए कि देखिए ऑपरेशन किस तरह से अजीत डोभाल से नाराजगी कैसे कैसे मोदी की बढ़ती चलेगी। आप सुनिए, वहाँ उसको ऑपरेशन को प्लान किया गया कि पन्नू को जो है मरवाना है, लेकिन ऑपरेशन न केवल बुरी तरह फेल हुआ, बल्कि वहाँ पे CIA ने, वहाँ की जो FBI है, FBI ने वहाँ के जो एक भारतीय एजेंट है, रो का जो आदमी है विकास यादव, उसको गिरफ्तार किया। उसके जरिए निखिल गुप्ता, जिसके जरिए वहाँ जो है ना लगभग 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिंक के लिए, वो पकड़ा गया। निखिल गुप्ता और विकास यादव इस समय जेल में है, और नवंबर में, ये जो अभी नवंबर आ रहा है, नवंबर 2025 में ट्रायल है। देखिए कितना हमारी फेलियर सी, हमारी रो का क्या फेलियर रहा कि पता नहीं ऐसा, मतलब कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन अंजाम दिया कि तुम्हारा ऑपरेशन न केवल भंडा फूट गया, ऑपरेशन अंजाम तो दिया ही नहीं गया उसका, न केवल भंडा फूट गया बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे आदमी पकड़े और भारत के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बन गया, क्योंकि अमेरिका ने उसको ऑफिशियली कह दिया। और यही नहीं, पन्नू ने अमेरिका की अदालत में 2024 में एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें मुकदमे में एक आदमी जो आरोपी थे वो अजीत डोभाल भी थे। और इसी साल फरवरी में जब अमेरिका में डोभाल मोदी के साथ गए थे, इनको संबंध देने की कोशिश की गई, बल्कि यहाँ तक कि अगर संबंध देने में सफल हो जाता पन्नू तो उनकी गिरफ्तारी भी होती। वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी SPG के जरिए इनके आसपास किसी को आने नहीं दिया, और वहाँ डिप्लोमेटिक संबंध तक खराब होने की नौबत आ गई थी कि फरवरी जहाँ ब्लेयर हाउस में रुके थे वहाँ पन्नू ने एडवोकेट हायर किए और इनको संबंध देने की कोशिश करी कोर्ट का, जो कोर्ट ने इनके खिलाफ जारी किया था। लेकिन वहाँ SPG इनके बीच में आ गई, वहाँ CIA को स्पष्ट कह दिया कि अगर भाई यहाँ पे कोई आदमी हमारी पेरीफ्री में आया जहाँ हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हमारा काम कर रहा तो हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। उसके बाद वो प्रयास रुके, अदरवाइज फरवरी में ही जो है डोभाल गिरफ्तार हो जाते। देखिए स्थिति क्या है, कहाँ तो NSA को एक जानकारी देनी है कि भारत कैसे सुरक्षित रहे, कहाँ भारतीय प्रधानमंत्री को अपनी ताकत लगा करके सुरक्षित करना पड़ रहा है कि डोभाल सुरक्षित रहे, तो नाराजगी हुई। देखिए नाराजगी के साथ साथ ये बात है कि जो भारत का जो रो का जो प्रमुख काम है, और जो खास करके जो है डोभाल का जो प्रमुख काम है, और डोभाल से ज़्यादा ताकतवर आदमी आज तक भारतीय ब्यूरोक्रेसी में, खास करके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इतना ताकतवर कोई नहीं रहा। इन्होंने न केवल रो बल्कि IB और दूसरी जितनी सिक्योरिटी एजेंसी हमारी है उन सबको इन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया। उनके सबके हेड सर्वे सर्वा यही हैं, और यही कारण है कई बार घटना ऐसी हुई है जिनका ठीकरा मिसावे फूटा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा गलती इन्हीं की थी। खैर, मैं आपको बताऊँ हुआ क्या है। जो बांग्लादेश का जो ऑपरेशन हुआ पूरा, उससे नरेंद्र मोदी बेहद खपा है। नरेंद्र मोदी खपा रहे, उनका कारण क्या है कि देखिए नरेंद्र मोदी
शेख हसीना के जरिए कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और भारत की जो मित्रवत प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, भारत के साथ मित्रता निभा रही थी, बांग्लादेश का भी भला कर रही थी। वहाँ पे सीआईए ने इतने बड़ा व्यूह रचना रची कि वहाँ पे 2 दिन के अंदर अंदर सरकार बदल गई और भारतीय एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। मतलब कि अजीत डोभाल को भनक तक नहीं लगी। नौबत यहाँ तक आई कि शेख हसीना को बचाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय को वहाँ के सेनाध्यक्ष से गुहार लगानी पड़ी। बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष को रिक्वेस्ट की गई कि भाई किसी भी तरह से इसको निकाल दो, नहीं तो हम, यहाँ तक की जो जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी के हिसाब से भारत ने मिलिट्री एक्शन तक की धमकी दे दी थी कि अगर शेख हसीना को कुछ हुआ तो हम मिलिट्री एक्शन, भारत की मिलिट्री एक्शन लेगी। उसके बाद ही आर्मी चीफ ने उनको हेलीकॉप्टर में बिठा करके भारत के जो गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स है वहाँ भिजवाया था। देखिए फिर कितनी बड़ी फेलियर है। ये काम रोका था कि जब ये सीआईए ने पूरा प्लान किया था पहले ही पता चल जाना चाहिए था, और अगर रोकने की स्थिति होती रोक दिया जाना चाहिए था, रोकने की स्थिति ना होती तो शेख हसीना को पहले निकाल देना चाहिए था। लेकिन उसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय को दखल देना पड़ा और भारत की सेना का भी इस्तेमाल करने की धमकी देनी पड़ी विदेश मंत्रालय को, तब जाकर के बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने शेख हसीना को निकलने दिया। नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम से बड़े गुस्सा हुए कि भाई हमारा जो एक पड़ोसी देश है वहाँ इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं और हमारी वहाँ मित्रवत सरकार को हटा दिया कर हमें भनक नहीं लगने दी गई। उसके बाद किसी तरह डोभाल ने मामले को संभाला। लेकिन जो नेपाल वाला जो घटनाक्रम हुआ है, इसलिए तो नेपाल के घटनाक्रम के बाद नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल से मिलने से मना कर दिया। जो हमारे पास जो जानकारी है, एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में अजीत डोभाल को नहीं बुलाया गया था। नेपाल में भी सेम घटनाक्रम हुई। नेपाल में भी जो सरकार बदली गई वो सीआईए ने बदली, ये सब जानते हैं। सीआईए ने इतना स्मार्टली ऑपरेशन रचा, वहाँ का जो प्रधानमंत्री था शर्मा जो है ओली, वो सब जानते हैं कि वो चाइनीज पपेट था, बिल्कुल चाइनीज बिल्कुल एजेंट था, उनका हनी ट्रैप किया गया था। सब जानते हैं इस चीज़ को। चाइनीज एम्बेसी से जो नेपाल सरकार चल रही थी, और जब से नेपाल सरकार चाइनीज एम्बेसी से चल रही थी, भारत के लिए लगातार नेपाल खिलाफ काम कर रहा था। बल्कि भारत के कल गाँव तक पे, कल क्षेत्र तक पे नेपाल ने अपना दावा ठोक दिया था कि हमारे हैं ये। खैर सीआईए ने ऑपरेशन रचा, चाइना का दखल कम करने के लिए नेपाल से 2 दिन के अंदर अंदर उनको बाहर कर दिया गया। भारत की जो फूगुप एजेंसी है सोती रही, उनको भनक नहीं लगी हो क्या रहा है। ये वहाँ पे लोकल वायर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहे कि हुआ क्या है। तो इस घटनाक्रम के बाद अमित शाह और जो है नरेंद्र मोदी का जो विश्वास है वो डोभाल से बुरी तरह से हिल गया है। और अमित शाह की बताऊं क्या घटनाक्रम है। लद्दाख वाला पूरा घटनाक्रम हुआ। लद्दाख वाला घटनाक्रम की जिम्मेदारी हालांकि अमित शाह की है, गृह मंत्री हैं देश के वो। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि जब से एनएसए ये बने हैं अजीत डोभाल, इन्होंने आईबी, तमाम तरह की एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब कुछ इन्होंने सब कुछ अपने अंडर किया। इसके चक्कर में जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं, और आईबी भी जो है लगभग इनके एजेंडे के हिसाब से काम कर रही है। तो वहाँ पे सवाल ये उठे कि जब आपके पास ये जानकारी थी कि सोनम वांगचुक अगर चाइनीज के साथ मिला हुआ है, उसके खिलाफ जो पाकिस्तानी एजेंट उसके साथ आसपास घूम रहे हैं, पहले भी उसके खिलाफ शिकायतें हैं, तो फिर अचानक से इतना बड़ा होने क्यों दिया गया। ये फेलियर इनकी थी। तो उसमें अमित शाह ने सफाई अपनी यही थी कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन जब जानकारी वहाँ से आने ही नहीं दी जा रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके बाद बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी इनसे बुरी तरह से खपा है अजीत डोभाल से, और अजीत डोभाल से स्पष्ट कह दिया है कि भाई ये पहला घटनाक्रम नहीं है। इससे पहले जो है मालदीव के अंदर छोटा सा देश मालदीव, वहाँ पे चाइनीज जो है गवर्नमेंट ने मिल करके इंडिया आउट का कैंपेन चलवा दिया मौजूद, जैसे जो अभी फिलहाल वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वहाँ इन सिक्योरिटी एजेंसी को भनक तो नहीं लग पाई, जबकि हमारे पैसा बहुत खर्च होता है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है इन पर अनऑडिटेड पैसा खर्च होता है। अनऑडिटेड का मतलब है कि भाई उसका ऑडिट नहीं किया जाता, और ये जरूरी भी है। आपने पिक्चर देखते हो ना, जैसे एकता टाइगर देखी थी आपने, भारतीय एजेंट जो है उससे भी ज़्यादा जांबाज है, अपनी जान पर खेल के जो है देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, देश की सेवा करते हैं जो भारतीय एजेंट्स जो होते हैं। और ऐसे ऐसे किस्से हैं उनके, फिर किसी दिन आपको 2-3 किस्से मैं बताऊंगा। ऐसे ऐसे किस्से हैं कि एकता टाइगर भी उनके सामने कहीं नहीं ठहरेगी जो। तो उनके ऊपर पैसा खर्च करने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी अजीत डोभाल की, भैया तुम्हें पैसा जितना चाहिए तुम्हें दिया जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री तुम्हें भरोसा करता है, तुमने देश के हमारे आसपास की जितनी सरकारें हैं, तुम्हारे वहाँ कोई भी भारत फ्रेंडली सरकार तुमने नहीं, या तो थी उसको तुमने बचा नहीं पाए, और जो आ रही है तुम उसको रोक नहीं पा रहे। चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे जो है मालदीव हो, ये सारी जगह ऑपरेशन सीआईए ने किए, कहीं चाइनीज एजेंसी ने ऑपरेशन किया और रोज सोती रही, अजीत डोभाल सोते रहे। तो कांग्रेस तो पहले ही हमलावर थी इनके ऊपर लेकर के कि भाई ये इतने सस्ते जेम्स बॉन्ड, कांग्रेस तो उनका मजाक ही सस्ता जेम्स बॉन्ड कह करके उड़ाती है कि सस्ता जेम्स बॉन्ड है अजीत डोभाल। लेकिन नरेंद्र मोदी फिर भी इनके ऊपर विश्वास करते रहे कि 2011 से 2024 11 से इनको जानते हैं, 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के अब तक 11 साल हो गए इनको भारत सरकार में सबसे ज़्यादा ताकतवर अफसर रहते हुए। लेकिन अब जो नेपाल वाला जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो लद्दाख है, उससे नरेंद्र मोदी का विश्वास इनसे पूरी तरह हिल गया। इससे पहले भी एक बड़ी घटना हो चुकी है जिसमें इन्होंने जैसे तैसे डोभाल ने अपनी कुर्सी बचाई थी। इससे पिछले टर्म में जब ट्रंप भारत के अंदर आए थे, तो उसी दौरान देश की राजधानी में जब राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति दौरे पे था,
देश की राजधानी में दंगे हो गए थे। ये देखिए कितनी बड़ी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र का राष्ट्रपति आया हुआ है, उसी देश की राजधानी में दंगे हो जाएं, कितने बड़े धब्बे की बात है, कितना बड़ा जो शर्मिंदगी की बात है। वो कहानी भी इनको नहीं पता चल पाई थी। वो बात भी अमित शाह की तरफ जा रही थी कि तुम कहाँ, दिल्ली तुम्हारी संभाल नहीं पा रहे। तुम्हारा भी जानकारी है कि जब बैठ कर के पाकिस्तान से हुआ है तो हमारे पास जब जानकारी आने ही नहीं दी जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए, और जैसे मैंने अमेरिका वाला घटना आपको बताया कि भाई कहाँ तो अजीत डोभाल को जो है जानकारी देनी थी प्रधानमंत्री को, देश की सुरक्षा के लिए कैसे कैसे करें, वहाँ प्रधानमंत्री को अपनी एसपीजी लगानी पड़ रही है ताकि अजीत डोभाल को जो है गिरफ्तार ना हो जाए। तो इन सब घटनाक्रम को देखते, लद्दाख घटनाक्रम के बाद हमारे जो सोर्सेज है वो बताते हैं कि 2 मीटिंगें हुई हैं। 2 मीटिंग में, एक मीटिंग में अजीत डोभाल और जो नरेंद्र मोदी की जो है मुलाकात नहीं हुई है। और ये भी जानकारी आ रही है अगर कोई अगला घटनाक्रम होता है तो एनएसए बदला जाएगा, और एनएसए की तलाश बताते हैं नरेंद्र मोदी ने शुरू भी कर दी है। और देखिए बात यह कि पद से बड़ा, जो व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता भाई। एनएसए का काम है देश की सुरक्षा करना। पैसा इसलिए खर्च किया जा रहा है, इतनी ताकत इसलिए दी गई है। वो जो उनकी उम्र है उसमें तो 60 साल के बाद कोई रह नहीं सकता, लेकिन उससे ज़्यादा उनको लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, कैबिनेट रैंक उनको दिया गया है। उसके बाद भी अगर तुम अपने देश के आसपास की कोई भी सरकार तुम नहीं बचा पा रहे भारत के हित के देखते हुए, लगातार भारत के हितों के खिलाफ काम हो रहा है, तो फिर तो नरेंद्र मोदी जो कदम उठा रहे हैं बिल्कुल सही है। बाकी अब देखते हैं आने वाला घटनाक्रम क्या है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है अगर आगे कोई घटनाक्रम होता है और भारत के हितों का प्रभावित होता है तो तुम्हारा जाना तय है। और नए एनएसए की तलाश भी अब शुरू हो गई है। अब देखते हैं कब ये घटनाक्रम होता है, कब एनएसए बदला जाता है। जय हिंद।